आज का जो हमारा टॉपिक है संसद और विधानमंडल को बहुत अच्छे से स्पष्ट करेंगे कि संसद में कितने अंग होते हैं, संसद के कितने अंग होते हैं और विधानमंडल के कितने अंग होते हैं, संसद किस लेवल में कार्य करता है और जो विधानमंडल है वो किस लेवल में कार्य करता है। ठीक है, तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे अगर आप लोग नोट्स भी बना रहे हैं तो एक बीच में आप ऐसे करके लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, एक तरफ हम राज्य लेवल और एक तरफ हम केंद्र लेवल की शक्तियों को पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए शक्तियों को पढ़ने का मतलब है कि हमारे भारत में जो सत्ताधारी दल है या जो हमारे भारत को चला रहा है जिसको प्रशासन बोलते हैं, तो हमारे भारत में दो तरह के प्रशासन काम करते हैं। एक प्रशासन जो केंद्र लेवल का होता है और एक प्रशासन जो राज्य लेवल का होता है। हमारे भारत में दोहरी सरकार पाई जाती है। किस प्रकार की सरकार? दोहरी सरकार पाई जाती है। दोहरी सरकार का मतलब एक वह सरकार जो पूरे भारत को कंट्रोल करेगी, यानी पूरे भारत में अपना राज चलाएगी, यानी प्रशासन करेगी या नियम और कानून चलाएगी, और एक सरकार जो केवल और केवल एक राज्य में चलेगी। यानी हमारे देश में शासन प्रणाली कैसी है? दोहरी शासन प्रणाली है, केंद्र की अलग और राज्य की अलग। तो हम केंद्र और राज्य की शासन प्रणालियों को समझेंगे। तो जैसे एक कॉलम बना लेते हैं हम क्या, किसका? केंद्र का, और एक कॉलम बना लेते हैं हम यहाँ पर राज्य का। ठीक है, केंद्र और राज्य की सरकारें कैसे काम करते हैं, क्या ऑफिस होता है इनका, क्या बिल्डिंग होता है, क्या संसद, विधानमंडल, विधान परिषद, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जैसे अब सबसे पहले अगर हम केंद्र का ढांचा देखें तो केंद्र का ढांचा जो होता है, प्रशासनिक ढांचा जो होता है, उसको हम बोलते हैं क्या? संसद। क्या बोलते हैं हम? संसद। अच्छा, ये जो संसद होता है, संसद 3 अंग होते हैं इसके। कहने का मतलब जब 3 संस्थाओं को जोड़ दिया जाता है तब जाके बनती है क्या? संसद। अब देखिए संसद जब बनती है तो इसका सबसे पहला अंग कौन होता है? राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। दूसरे उसके बाद क्या होता है? लोकसभा। दूसरा अंग क्या होता है उसका? लोकसभा। तीसरा क्या होता है? राज्यसभा। तीसरा अंग होता है उसका राज्यसभा। ये तीनों मिल जाएंगे तो इसको क्या बोलेंगे? संसद। ठीक है, आपके एग्जाम में काफी बार ये प्रश्न आता है कि संसद के कुल कितने अंग होते हैं। तो संसद के 3 अंग होते हैं। पहला क्या है? राष्ट्रपति। दूसरा क्या है? लोकसभा। तीसरा क्या है? राज्यसभा। और ये किस लेवल में काम करती है? केंद्र लेवल में काम करती है। क्लियर है? आया समझ में? राइटिंग थोड़ी सी बेकार हो सकती है लेकिन फिर भी जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनिएगा आप ध्यान से। ठीक है, तो केंद्र लेवल का मतलब होता है अखिल भारतीय। ठीक है, अखिल भारतीय। ठीक है, अखिल भारतीय का मतलब होता है कौन सा लेवल? ऑल इंडिया लेवल। कौन सा लेवल? ऑल इंडिया लेवल। ठीक है, यहां पर जो संस्था प्रशासन करती है पूरे भारत में उसको बोलते हैं संसद, और इसके 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो ये तो हो गया केंद्र लेवल का। अब आते हैं इसी के समकक्ष राज्य लेवल। तो राज्य लेवल में जो हमारी संस्था काम करती है, जो प्रशासन करती है, उसको बोलते हैं क्या? विधानमंडल। क्या बोलते हैं? विधानमंडल। इसके भी 3 अंग होते हैं। पहला अंग होता है क्या? राज्यपाल। पहला अंग होता है राज्यपाल। दूसरा होता है क्या? विधानसभा। विधानसभा। और जो तीसरा अंग होता है उसको बोलते हैं विधान परिषद। विधान परिषद। ठीक है, लेकिन ये जो लेवल होता है, ये किस लेवल का होता है? राज्य लेवल का। मतलब यहां पे जो सरकार बनेगी, विधानमंडल में जो सरकार बनेगी, वह केवल और केवल एक राज्य पर अपना प्रशासन करेगी, जबकि यहां पर केंद्र लेवल संसद में जो सरकार बनेगी वह पूरे के पूरे भारत में राज्य करेगी। अब पूरे के पूरे भारत में राज्य करने का मतलब होता है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों पर राज्य करेगी। ठीक है, ये चीज हुआ। अब देखिए थोड़ा सा केंद्र लेवल के संसद में आते हैं। ये जो राष्ट्रपति है, ठीक है, राष्ट्रपति ये भी हमारे संसद का एक अंग है। आपके एग्जाम में आ सकता है इनमें से कौन संसद का अंग नहीं होता। तो अगर इन 3 के सिवा कोई तीसरा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है, तो वो अंग नहीं होगा। या फिर संसद के इनमें से कौन कौन से अंग होते हैं, तो 4 ऑप्शन कर देंगे आपको, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, और गवर्नर भी बोल सकते हैं, राज्यपाल भी बोल सकते हैं। पर राज्यपाल हम देख रहे हैं, राज्यपाल किसका अंग होता है? विधान मंडल का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इन तीनों के सिवा अगर कोई चौथा ऑप्शन दे दे तो वो हमारे संसद
संसद का भाग नहीं होगा। अब सबसे पहली बात करते हैं राष्ट्रपति। ये जो राष्ट्रपति होता है, ये राष्ट्रपति भारत का कौन सा व्यक्ति होता है? प्रथम व्यक्ति, भारत का प्रथम व्यक्ति होता है। मतलब जब जनगणना होगी भारत की तो सबसे पहला व्यक्ति जो गिना जाएगा वो कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। ये भारत का सर्वोच्च नागरिक भी होता है, यह भारत का प्रथम नागरिक भी होता है, और यही राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर भी होता है। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर है ना। ध्यान दीजिएगा, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं जब भी अब अगर ये प्रश्न पूछेगा ना कि तीनों सेना, हमारे भारत की 3 सेना होती हैं, कौन कौन सी? एक थल सेना और एक जल सेना और वायु सेना, ये 3 मुख्य प्रकार की सेनाएं हैं, और इसका सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति। ठीक है, अभी एक हाल ही में कुछ साल पहले एक नया पद बनाया गया है जिसको बोलते हैं CDS। क्या बोलते हैं? CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मतलब तीनों सेनाओं का प्रमुख। अब देखिए, थोड़ा बात को गौर कीजिएगा, तीनों सेनाओं का प्रमुख CDS, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति। अब दोनों बातों में क्या है? अलग है ना, दोनों बातों में अलग है। पर यहां पर जब ये प्रश्न पूछा जाएगा ना तो आप में राष्ट्रपति भी दिया जाएगा और CDS भी दिया जाएगा, और यहीं पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि तीनों सेनाओं का प्रमुख तो यार CDS होता है, इसका मतलब वो वही क्या होगा? सर्वोच्च कमांडर होगा। नहीं, भारत में तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति। ठीक है, आए समझ में? जो चीफ होता है ना, चीफ को बोलते हैं प्रमुख। तीनों सेनाओं का एक प्रमुख होता है जिसको बोलते हैं CDS, यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। उसके ऊपर होता है राष्ट्रपति जो कि बोलते हैं सर्वोच्च कमांडर। ठीक है, आए समझ में? राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? 5 वर्ष होता है। राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम उम्र कितनी चाहिए? 35 वर्ष की उम्र चाहिए। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो कैसा होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, आए समझ में? और युद्ध की उद्घोषणा भी कौन करता है? राष्ट्रपति। यानी कभी अगर हमारे भारत में युद्ध जैसी स्थिति छिड़ गई और हमें युद्ध करना है किसी दूसरे देश से, तो उसकी उद्घोषणा भी कौन करेगा? राष्ट्रपति। इतना आप लोगों को समझ में आना चाहिए। खैर, आपको राष्ट्रपति अलग से चैप्टर पढ़ाएंगे, पर क्योंकि संसद की बात कर रहे हैं, राष्ट्रपति भी एक अंग होता है, तो कम से कम इतना आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति भारत का क्या होता है? प्रथम नागरिक होता है, और तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, सर्वोच्च कमांडर होता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है, और कितनी मिनिमम आयु? 35 वर्ष। और इसका चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष। और युद्ध की उद्घोषणा भी कौन करता है? युद्ध की उद्घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इतना आपको राष्ट्रपति के बारे में आना चाहिए। ठीक है, अच्छा, सवाल ये भी होता है कि अगर कोई एक व्यक्ति राष्ट्रपति बन गया तो वह कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? जैसे अमेरिका में अगर कोई राष्ट्रपति बन गया तो वह केवल और केवल 2 कार्यकाल ही राष्ट्रपति बन सकता है, जबकि हमारे भारत में ऐसा नहीं है। हमारे भारत में वह अनंत काल तक, यानी असीमित काल तक, यानी जितनी बार चाहे उतनी बार वह राष्ट्रपति बन सकता है। पर आपको बता दें, आदमी राष्ट्रपति बनते बनते इतना बूढ़ा हो जाता है कि वो 2 या 3 कार्यकाल ही कर सकता है। अभी तक हमारे भारत में सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति कौन है? राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे, और सबसे लंबा कार्यकाल उन्हीं का था। ठीक है, ये चीज है। अच्छा, तो अगर प्रश्न आ जाए कि भाई कितनी बार बन सकते हैं, तो क्या बताएंगे आप? अनंत बार बन सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोकसभा में। थोड़ा सा लोकसभा को अच्छे से समझिएगा। लोकसभा क्या कहता है, इसको समझिएगा। ये जो लोकसभा है, सभा है, ये क्या है? सदन है। हमारे संसद में कुल कितने सदन होते हैं? 2 सदन, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। जो लोकसभा है उसको बोला जाता है निचला सदन। कौन सा सदन? निचला सदन। और जो राज्यसभा है उसको बोला जाता है उच्च सदन। अच्छा, काफी बार ये पूछा जाता है कि लोकसभा को निचला सदन क्यों बोला जाता है और जो राज्यसभा है उसको उच्च सदन क्यों बोला जाता है। आपको बता दें, लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। हर 5 वर्ष बाद लोकसभा भंग हो जाती है, जबकि कभी भंग नहीं होती क्या? राज्यसभा। यानी इसका कोई कार्यकाल नहीं होता। ठीक है,
सीमित, असीमित, आप बोल सकते हो अनंत कार्यकाल होता है किसका? राज्यसभा का। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं की जा सकती है और ना राज्यसभा कभी भंग होती है। यही कारण है कि राज्यसभा को क्या बोलते हैं? उच्च सदन, और लोकसभा को क्या बोलते हैं? निचला सदन। लोकसभा का जो चुनाव होता है वो कैसे होता है जरा बताइए? प्रत्यक्ष रूप से होता है। और राज्यसभा का जो चुनाव होता है वो कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप में होता है, ठीक है। लोकसभा में जिसका चुनाव होता है उसको क्या बोलते हैं? सांसद। और राज्यसभा में जिसका चुनाव होता है उसको भी क्या बोलते हैं? सांसद, ठीक है। आया समझ में? ध्यान दीजिएगा, लोकसभा में जो सांसद होता है जिसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं, वह भारत में राज्य के किसी एक लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधि करता है, जबकि राज्यसभा में जो सांसद होते हैं वह किसका प्रतिनिधि करते हैं? राज्य का प्रतिनिधि करते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? राज्यसभा, ठीक है। और लोकसभा में किस प्रकार के चुनाव होते हैं? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब होता है जब जनता सीधे अपने घर से, ध्यान दीजिएगा, जब जनता सीधे अपने घर से पोलिंग बूथ पर वोट डालने जाए उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष चुनाव। अप्रत्यक्ष किसको बोलते हैं? अप्रत्यक्ष चुनाव वो होता है जो आपके चुने हुए प्रतिनिधि वोट डालेंगे। जैसे आपने सांसद विधायकों को चुना, अगर सांसद विधायक किसी और दूसरे को चुन रहे हैं तो वो होता है क्या? अप्रत्यक्ष। अगर आप जनता डायरेक्टली जा रहे हो किसी को चुनने तो वो क्या होगा हमारा? वो क्या होगा हमारा? प्रत्यक्ष, ठीक है। आया समझ में? तो लोकसभा को निचला सदन बोलने का कारण क्या है कि ये इसका कार्यकाल क्या होता है? सीमित। कितना वर्ष? 5 वर्ष। 5 वर्ष के बाद ये क्या होती है? भंग हो जाती है, नए चुनाव होते हैं, ठीक है। आया समझ में? ओके, देखो, लोकसभा में प्रत्यक्ष चुनाव से जो जीत के आता है वह अपनी सरकार बनाता है, यानी उसको बोलते हैं सत्ताधारी दल। क्या बोलते हैं? सत्ताधारी दल। वह अपनी सरकार बनाता है और उसी पार्टी में से कोई एक व्यक्ति बन जाता है पीएम, और पीएम की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ध्यान दीजिएगा, ये सवाल काफी बेढंगा है कि भाई पीएम की नियुक्ति कौन करता है? पीएम की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, लेकिन किसकी सिफारिश पर? बाकी जो सदस्य जीत कर आए हैं उनकी सिफारिश पर। एक बार अगर पीएम बन गया तो पीएम बनने के बाद वह अपने जीते हुए सांसदों को मंत्रालय आवंटन करता है, मतलब उनको मंत्रालय देता है। और जब वो मंत्रालय देता है, ठीक है, प्रमोद को थोड़ा बोलो यार, कैसे जो है क्लास में, ठीक है, जाओ। जब इंक्वायरी वो सीधे ऐसे नहीं आना चाहिए, वहां पे जो मंत्रालय है, ठीक है, एक बार कोई पीएम बन गया, एक बार कोई पीएम बन गया तो पीएम बनने के बाद जैसे उसके मंत्री होता है या उसके कैबिनेट होते हैं, तो वो कैबिनेट क्या करते हैं? जो मंत्री होते हैं पीएम की सिफारिश पर किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? पीएम की सिफारिश पर किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? अरे, पीएम की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। कौन? मंत्री। और मंत्रालय का आवंटन होता है। देखिए, पूरा दल जो जीत के आया है वो अपने में से किसी एक को क्या चुन लेगा? प्रधानमंत्री चुन लेगा। और जब प्रधानमंत्री एक बार बन गया, अब वो अपने मंत्री भी देखेगा ना कि भाई इनको वित्त मंत्री बनाना है, इनको शिक्षा मंत्री बनाना है, तो वो क्या करेगा? जिसको भी मंत्री बनाना होगा उसकी सिफारिश करेगा राष्ट्रपति से, और राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। तो यहां पर प्रश्न आता है कि मंत्री की नियुक्ति, जो केंद्र लेवल के मंत्री होते हैं, उनकी नियुक्ति किसकी सिफारिश पर की जाती है? प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। और किनके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। चलिए, ये ढांचा आपको समझ में आया। अब आते हैं विधानमंडल पे। देखिए, विधानमंडल पे भी हमारे कितने? 3 अंग होते हैं। एक कौन सा होता है? राज्यपाल। दूसरा कौन सा होता है? विधानसभा। तीसरा कौन सा होता है? विधान परिषद। अब ये जो राज्यपाल है, यह राज्य का प्रथम व्यक्ति होता है। यह राज्य का प्रथम व्यक्ति होता है। राज्य की अगर जनगणना होगी तो सबसे पहले किसकी होगी? राज्यपाल की। राज्य का प्रथम व्यक्ति होता है। राज्य की जो प्रादेशिक सेना होती है, राज्य की जो प्रादेशिक सेना, समझिएगा, जैसे पुलिस, राज्य की जितनी प्रकार की अर्धसैनिक बल होता है उसका सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? ठीक है, सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राज्यपाल। देखो, राज्य से ही नाम आ रहा है, नाम क्या है? राज्यपाल। तो सीधी सी बात है ना, जो राज्य के अर्धसैनिक बल होंगे, पुलिस होगी, उसी का सर्वोच्च कमांडर होगा, है ना? ओके,
आगे देखिए, ये जो राज्यपाल है इसका कार्यकाल भी कितना वर्ष होता है? 5 वर्ष होता है। इसकी भी मिनिमम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष आयु होती है। और ये कौन होता है? ये एजेंट होता है, ये एजेंट होता है, ठीक है। ये किसके द्वारा भेजा जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। यानी आप बोल सकते हो कि राष्ट्रपति द्वारा भेजा गया एजेंट जो राज्य में नौकरी करेगा, राज्य का प्रमुख होगा, राज्य का हेड होगा, और राज्य की जितनी भी रिपोर्ट है वह किसको देगा? राष्ट्रपति को। जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, अब उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। अब मान लीजिए उत्तर प्रदेश में दंगे हो रहे हैं, लोग असंवैधानिक चल रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में इमरजेंसी लगानी है, तो इमरजेंसी लगाने की सिफारिश कौन करेगा? राज्यपाल। और वह किससे करेगा? राष्ट्रपति से, कि भैया यहाँ पर इमरजेंसी लगाने जैसी स्थिति आ गई है, कृपया करके यहाँ पे इमरजेंसी लगाया जाए। यानी आप बोल सकते हो कि राष्ट्रपति और राज्य के बीच में जो मध्यस्थ होता है वो कौन होता है? राज्यपाल। अच्छा, राज्यपाल क्या करता है? राज्य लेवल की जो बड़ी बड़ी नौकरियां होती हैं, ए ग्रेड की जो नौकरी होती है उसकी नियुक्ति करता है। जैसे पीसीएस, जैसे जिला न्यायाधीश, जिला लेवल के जो बड़े बड़े पद होते हैं, ए ग्रेड के जो पद होते हैं, उसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। ठीक है, तो ये पहला आपका अंग हुआ विधानमंडल का। अब आते हैं विधानसभा में। विधानसभा को राज्य का निचला सदन बोला जाता है, ठीक है, और इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, और इसमें जो जीतता है उसको बोलते हैं विधायक। क्या बोलते हैं? विधायक। चाचा विधायक बोलते हैं ना, विधायक, ठीक है। और ये कैसे चुनाव से आते हैं? प्रत्यक्ष चुनाव से आते हैं। हर 5 साल बाद क्या होता है? यह भंग हो जाता है, हर 5 साल बाद यह भंग हो जाता है, इसीलिए इसको निचला सदन बोला गया है। अब बात करते हैं विधान परिषद। तो जैसे केंद्र लेवल में राज्यसभा थी, वैसे राज्य लेवल में विधानमंडल में क्या होता है? विधान परिषद, जिसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता, निश्चित कार्यकाल नहीं होता, कभी भी भंग नहीं होती, और इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? उच्च सदन, उच्च सदन, ठीक है। इसके भी सदस्य को क्या बोला जाता है? विधायक। लेकिन आप सुनिए, इंग्लिश में थोड़ा कुछ और बोलते हैं। विधानसभा के सदस्य इंग्लिश में बोलेंगे MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, लेकिन विधान परिषद में हिंदी में क्या बोलते हैं? MLC। क्या बोलते हैं? MLC, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं, ठीक है। उनका कार्यकाल, इनका कार्यकाल समझते हैं अभी। देखिए, राज्यसभा में जो सदस्य होता है वो कितना होता है? जरा बताइए, क्या बोलते हैं उसको? सांसद। उसका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का। कितना वर्ष का? 6 वर्ष का। समझिएगा ध्यान से, अभी ये राज्यसभा का कार्यकाल नहीं है, राज्यसभा का कार्यकाल नहीं है, ये राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल है। कितना? 6 वर्ष। लेकिन हर 2 साल बाद राज्यसभा में से 1/3 सदस्यों को क्या किया जाता है? सेवानिवृत्त किया जाता है, और उनकी जगह पर दूसरे कैंडिडेट को मौका दिया जाता है। सेम यहीं पर है, जो MLC है उसका कार्यकाल कितना वर्ष होता है? 6 वर्ष, और हर 2 साल बाद 1/3 सदस्यों को सेवानिवृत्त किया जाता है। और यूं ही राज्यसभा और उधर विधान परिषद चलती रहती है, कभी भंग नहीं होती है, ठीक है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि भैया राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो आप बता दीजिएगा अनिश्चित काल, ठीक है। उसमें अगर दिया रहेगा ना 2 वर्ष, 6 वर्ष, 2 वर्ष दिया रहेगा, 5 वर्ष दिया रहेगा, 6 वर्ष दिया रहेगा, और चौथा ऑप्शन होगा अनिश्चित काल। तो अनिश्चित काल में करना। 6 वर्ष जो कार्यकाल होता है वह राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल होता है, और 2 साल बाद 1/3 सदस्य क्या होते हैं? सेवानिवृत्त होते हैं, मतलब उनकी जगह दूसरे लोग आते हैं। क्लियर है? आया समझ में आप लोगों को? ये पूरा स्ट्रक्चर समझ में आया? अच्छा, लोकसभा में, केंद्र लेवल में लोकसभा में जो सत्ताधारी दल जीत के आएगा और अपनी सरकार बनाएगा, उसका प्रमुख होता है PM, यानी प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। अब प्राइम मिनिस्टर की क्या होती है? कैबिनेट होती है। प्राइम मिनिस्टर का मंत्रिमंडल होता है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर जितने भी मंत्रालय हैं अपने सभी मंत्रियों को मंत्रालय आवंटन करेगा, वो होता है मंत्रिमंडल। लेकिन उन्हीं मंत्रियों में से उसके कुछ खास मंत्री होते हैं जो हमेशा उसके साथ रहेंगे और उसको सलाह देंगे। उसको क्या बोलते हैं हम? कैबिनेट।
क्या बोलते हैं? कैबिनेट। आपने सुना होगा, देखिए ये एग्जाम में आ सकता है। अगर आप बी ग्रेड और यूपी पीसीएस की तैयारी करेंगे तो आपको अंतर बोला जा सकता है, पूछा जा सकता है कि भैया कैबिनेट और मंत्रिमंडल में क्या फर्क होता है। तो देखो, मंत्रिमंडल मतलब सत्ताधारी दल के सभी मंत्री, लेकिन कैबिनेट का मतलब क्या होता है? कुछ खास मंत्री जो प्रधानमंत्री के खास हैं, जो उसको सलाह देंगे, वो होता है कैबिनेट। तो यहां पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किसका आकार बड़ा होता है, कैबिनेट की मंत्रिमंडल, तो उत्तर क्या होगा? मंत्रिमंडल ना, मंत्रिमंडल ना। मंत्रिमंडल का आकार बड़ा होता है और कैबिनेट का आकार छोटा होता है, क्योंकि कैबिनेट में कुछ ही मंत्री होते हैं और मंत्रिमंडल में सभी मंत्री होते हैं। ठीक है, आया समझ में? अब आते हैं राज्य लेवल में, थोड़ा सा यहाँ पे राज्य लेवल में देख लेते हैं। राज्य लेवल में विधानसभा में जो सत्ताधारी दल प्रत्यक्ष चुनाव से जीत के आता है, उसका प्रमुख बनता है सीएम, यानी चीफ मिनिस्टर, यानी मुख्यमंत्री। अब यहाँ पर प्रश्न बनता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है राज्यपाल। लेकिन जैसे जो सत्ताधारी दल होता है वह आपस में डिस्कस करते हैं कि भाई किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए। जिसको भी मुख्यमंत्री वो बनाना चाहते हैं, उसकी सिफारिश लेके जाते हैं कहां पर? राज्यपाल के पास, कि भैया हमारा दल जीता है और हम इस व्यक्ति को सीएम बनाना चाहते हैं। तो राज्यपाल उस व्यक्ति को सीएम नियुक्त करता है। अब वो सीएम बन गया तो सीएम का भी मंत्रिमंडल होगा और सीएम का भी कैबिनेट होगा। सीएम अपने मंत्रालय, राज्य के भी मंत्रालय होते हैं ना, राज्य का शिक्षा मंत्रालय, राज्य का एनवायरनमेंट मंत्रालय, राज्य का हेल्थ मंत्रालय है ना, राज्य का पीडब्ल्यूडी मंत्रालय, राज्य का स्पोर्ट्स मंत्रालय, राज्य का होमगार्ड मंत्रालय। सीएम अपने मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, यह गलत है। सीएम अपने मंत्रियों की सिफारिश करेगा और नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। कि एक बार ये सीएम बन गए तो ये अपने अपने मंत्रियों के नाम लेके आएंगे और राज्यपाल के बोलेंगे कि भैया मैं इनको ये व्यक्तियों को मंत्री बनाना चाहता हूं और ये मंत्रालय देना चाहता हूं। तो उन मंत्रियों को नियुक्त करने वाला व्यक्ति कौन होगा? राज्यपाल होगा। ठीक है, आया समझ में? और यहां पर कौन था? यहां पर कौन था? राष्ट्रपति। ठीक है, यहां पर विधानसभा का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष। यहां पे लोकसभा का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष। यहां केंद्र लेवल में राज्यसभा का कार्यकाल कितना है? अनिश्चित काल। वहां विधान परिषद का अनिश्चित काल। ठीक है, यानी आप बोल सकते हो कि जिस प्रकार से केंद्र में राज्यसभा होता है, उसी प्रकार से राज्य में कौन होता है? विधान परिषद, है ना। जिस प्रकार से केंद्र लेवल में लोकसभा होती है, उसी प्रकार से विधानसभा में क्या होते हैं? अच्छा, विधान परिषद के चुनाव कैसे होते हैं? अप्रत्यक्ष रूप से। और विधानसभा के कैसे होते हैं? प्रत्यक्ष रूप से। याद है ना, अभी 2022 में है, पिछले साल, है ना। अभी ऐसा लग रहा है अभी नए इस साल में आए ना, तो अभी 2022 ही माइंड में चल रहा होगा। 2022 में चुनाव हुए थे विधानसभा के, आप लोगों ने चुनाव किए होंगे, आप लोगों ने वोट किया होगा। और फिर से देखो, हमारे आदरणीय योगी जी हमारे उत्तर प्रदेश के क्या बने हैं? सीएम बने हैं, है ना। ये चीज़ है। तो वो सीएम बने हैं मतलब वो कौन सा चुनाव था? विधानसभा का चुनाव था। कितने कार्यकाल के लिए? 5 वर्ष। यानी अब ये जो विधानसभा है, ये भंग कब होगी? 5 साल बाद। कब? 2027 में। बिल्कुल सही। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि लोकसभा अपने समय से पहले भंग हो जाती है ना। सत्ता परिवर्तन होता है, हो सकता है कि जो सरकार होती है वो अविश्वास पत्र में अपना बहुमत नहीं दे पाती है, तो सरकार क्या है? गिर जाती है। तो जब सरकार गिर जाती है तो समय से पहले भी भंग हो जाती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। केंद्र, ध्यान दीजिएगा, लोकसभा का जो सत्र होता है उसकी भी शुरुआत कौन करेगा? राष्ट्रपति। और लोकसभा को भंग भी कौन करेगा? राष्ट्रपति। उसी तरीके से यहां पर विधानसभा का सत्र जब चालू होगा तो कौन करवाएगा? राज्यपाल। और अगर विधानसभा को समय से पहले भंग करना हुआ तो वो भी कौन करेगा? राज्यपाल। समझे बहुत अच्छे से?
एक दूसरे का जो ये केंद्र लेवल और राज्य लेवल की जो सरकार है, ये आप लोग समझे अच्छे से। बंद कर दो इसे।